अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। और जो मैं आज बात करने लगा हूं, बड़े ही लोग बड़े ही कन्फ्लिक्ट्स में थे कि कैसे अपना पता चलेगा कि रेस्क्यू 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं किन के लिए आई हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए तालीम कितनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ किस तरह से वो टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक क्वालिफाई करने बाद फिजिकल टेस्ट होता है, इसी तरह से स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, कितने प्रोसीजर पे मुश्तमिल होता है, किन लोगों के लिए होता है, मेरी तालीम के मुताबिक मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कि नहीं कर सकता। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शक व शुबहात थे कि जो कि अवाम जानना चाह रही थी और अवाम के काफ़ी ज़्यादा इसरार करने के बाद आज मैं ये आपको वीडियो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे आज की वीडियो में आपको हर बात समझाने लगा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर पहली ऐसी वीडियो होगी कि जिसमें हर चीज़ को इन डिटेल बताया गया होगा। इसीलिए अब जो मुख्तलिफ शहरों के लोग परेशान थे, बहावलपुर से लेकर फैसलाबाद, मुल्तान से लेकर डीजी खान मियां वाली तमाम इलाकों के लोग, तो बहुत सारे ऐसे इलाकाजात जहाँ पे सीट्स आई हुई हैं, तो उन तमाम के जहाँ अपना बहुत सारे इलाकाजात के लोग जो अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद थे, जो क्वालिफिकेशन के लिहाज से क्राइटेरिया पे पूरे भी उतरते थे, लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं था कि जिसको वो सुन के फॉलो करके और वो अप्लाई कर सके। ना उन्हें ये आइडिया था कि किस क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स आई हुई हैं और किस ने ये अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल हर चीज़ तफसील से समझाने लगा हूं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 में ना सिर्फ आज के बल्कि इससे पहले जो जॉब्स आई हैं वो भी हमारे इस चैनल हैंडसम माइंड्स पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर कोई भी जॉब्स रेस्क्यू 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स की आती हैं तो उसके हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन से मुंसलिक रहने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए जी, अब मैं चलता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल की तरफ लेने के लिए कि कौन सी जॉब्स है और किन के लिए। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कहाँ पे आ रही है। एक चीज तो ये कि इस टाइम पे मौजूदा टाइम पे दो तरह की जॉब्स आई हुई हैं। एक आई हुई है जो हेड क्वार्टर के लिए आई हुई हैं, जो हेड क्वार्टर ठोकर नियाज बेग लाहौर में है, जिसको हम अकेडमी रेस्क्यू अकेडमी के नाम से भी जानते हैं, वहां के लिए जॉब्स आई हुई हैं। दूसरी जॉब्स आई हुई हैं मुख्तलिफ इजला के लिए, जैसे मियाँ वाली है, सरगोदा है, नारेवाल है, ननकाना साहब है, लाहौर है, मुल्तान है, इस तरह से मुख्तलिफ इलाका जात के लिए। आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकेंगे कि पहले वो जॉब्स के हवाले से जो हेड क्वार्टर और हेड ऑफिस की जो जॉब्स आई हुई हैं वो किन लोगों के लिए, कितने स्केल के लिए, किस क्वालिफिकेशन के लिए आई हुई हैं। और जो मैं नेक्स्ट कल वीडियो लगाऊंगा तो उस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आप लोग नेक्स्ट चीज के बारे में आप लोग देख सकेंगे जो मुख्तलिफ इजला के डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो चलें जी, मैं अब डिटेल की तरफ बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो जॉब्स आई हुई हैं ये जॉब्स आई हुई हैं CTS, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। अब गूगल पे जाने के बाद आप लिखें CTS, नीचे आ जाएगा सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। को ओपन करेंगे तो वहां से आपको हर तरह की मालूमात मिल जाएंगी। ये मैंने डायरेक्ट ही आपको वे बता दिया, लेकिन ये ऐड वगैरह देखने के बाद फिर भी लोग कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं कि जी बाकी प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, हमें तो अप्लाई तक का नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता कि कहाँ से ऐड खुलेगा। तो उनके लिए भी अब मैं बाकी बातें बताने लगा हूँ। अब एक चीज तो मैंने बता दी कि आप गूगल पे जाके CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पे जॉब्स पड़ी हैं। दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि रेस्क्यू 1122 की जो पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है वहां पे भी लिंक पर है, वो वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप लोग डायरेक्ट गूगल पे जाके CTS लिख के वहां से आप लोग जा सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये तो था सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS के लिए। अब अगर हम इसके CTS पे क्या क्या डिटेल्स पड़ी है, CTS के अंदर इस जो जॉब्स आई हुई हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट भी पड़ी है, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से पोस्ट भी पड़ी है, उसका कंटेंट और पेपर का सिलेबस भी पड़ा है, इसके साथ साथ डिपॉजिट स्लिप भी पड़ी है। ठीक हो गया, और ये तमाम चीजें आपको CTS की ऑफिशियल साइट से मिल जाएंगी। अब ये तो हो गया आपको वहां तक पहुंचने का तरीका। अब मैं बताता चलूं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं किस किस स्केल की।
तो कुल जो आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं, जो पहले जॉब्स आई हैं वो उसमें कुल 11 तरह की जॉब्स हैं, 11। अब उस 11 तरह की जॉब्स के लिए मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि PESD हेड ऑफिस की ये जॉब्स हैं। ये आपको जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लाहौर हेड ऑफिस में जॉब लगेगी। उसके बाद जो जॉब्स हैं उसमें सबसे पहली जॉब्स तो आई हुई है डिप्टी डायरेक्टर के लिए। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर की भी 2 तरह की जॉब्स आई हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर आया हुआ है BPS 18 के अंदर, जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के लिए मांगी है सीटें। दूसरा डिप्टी डायरेक्टर आया, वो भी 18 स्केल का आर्मी पर्सन के लिए है। लेकिन मैं पहले की बात कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि पहले नंबर पे जो सीट है वो डिप्टी डायरेक्टर की प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, जिसके अंदर 18 स्केल की ये जॉब है। ओनली 1 सिंगल सीट है। लेकिन आप ऐसा ना सोचा करें कि सिंगल सीट के लिए आप अप्लाई नहीं हो सकते। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे बंदे जो एक ही सीट आई तो उस पर अप्लाई होकर आज जॉब भी कर रहे हैं। आपको तो एक ही चाहिए होती है, तो इसलिए जो इस क्वालिफिकेशन पूरा उतरते हैं तो अप्लाई करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग सिंगल सीट के लिए अप्लाई नहीं करते, कितने तो सीट्स ही नहीं है भाई, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो वो वैसे ही जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। इसलिए सिंगल सीट पे मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आप लोगों ने अप्लाई लाजमी करें। अब पहली सीट डिप्टी डायरेक्टर की है जो BPS 18 की है, 1 सीट है। इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है MA MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जिस बंदे की होगी वो बंदा सीट्स के लिए आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर एक्सपीरियंस हो उसका, ठीक हो गया। इसके साथ साथ 30 से 40 साल उसकी उम्र हो, ठीक हो गया। दूसरी सीट भी डिप्टी डायरेक्टर की आई हुई है। डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल का है वो भी, लेकिन वो आर्मिड फोर्सेज पर्सोनल के लिए आई हुई है, आर्मिड पर्सन के लिए जिसका रैंक कर्नल रैंक से ऊपर होगा, ये उनके लिए है। उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कर्नल रैंक से ऊपर हो, साथ में MBA आपकी तालीम हो, 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ आपके पास ये अगर ये चीज है तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने BSc इंजीनियरिंग की हुई हो, 7 ईयर एक्सपीरियंस हो और 35 से लेकर 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ये हो गई डिप्टी डायरेक्टर की सीट। वैसे एक्सपीरियंस आप इतना वो नहीं होता, अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी उतर रही हो तो फिर आप एक्सपीरियंस किसी से सीनियर बंदे से मशवरा कर लेते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके तौर पे आपको कैसे शो करवाना होगा। उसके बाद जो तीसरी सीट आई है वो EOS की आई है, उसको इमरजेंसी ऑफिसर कहते हैं। अब इमरजेंसी ऑफिसर भी 2 तरह की सीट्स आई हुई हैं। एक इमरजेंसी ऑफिसर लॉ वालों की सीट है और एक इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी वालों की सीटें हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं, जो नंबर 3 पे सीट्स आई हैं वो इमरजेंसी ऑफिसर लॉ की आई है। इसके लिए BPS 17 की ये जॉब है। 9 सीटें कुल हैं इसके अंदर और इसकी तालीम के लिए उन्होंने LLB सीधा मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। वो तो आप वैसे काउंट होके जो बंदे समझ रहा है मेरी बात को तो वो वैसे बंदा एडजस्ट कर लेता है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो LLB उसकी तालीम हो, सिर्फ कोई ज्यादा तालीम नहीं है। इसके साथ साथ उसकी जो एज होगी वो 24 से 40, 24 से लेकर 40 साल तक उसकी उम्र होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो EOS की सीट्स आई हुई हैं वो भी इमरजेंसी ऑफिसर की सीट्स आई हुई हैं, वो फायर सेफ्टी की सीट्स हैं। EO फायर सेफ्टी, इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी उसका पूरा नाम है सीट का। ये भी BPS 17 की ही सीट्स हैं। अच्छे इत्तेफाक से ये भी 9 सीटें कुल हैं इसके अंदर, लेकिन तालीम जो होगी BSc इंजीनियरिंग की हुई बंदे ने बस काफी है। इसके साथ साथ 24 से लेकर 32 साल तक उसकी एज होनी चाहिए, तो वो बंदा इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट आई हुई है। इसके लिए 17 स्केल गजेटेड ऑफिसर की सीट्स है। कुल 4 सीटें हैं इसके लिए। किस बंदे ने MCS किया हुआ, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या MSIT किया हुआ है या फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, BS इज इक्वल टू मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो बंदा इस कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 17 स्केल के लिए अप्लाई कर सकता है और उसकी उम्र अगर 24 से लेकर 32 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट सीट आई हुई है 5वें नंबर पे वो एनफोर्समेंट ऑफिसर की सीटें आई हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर की सीट 17 स्केल की सीट्स हैं। ये कुल 9 सीटें हैं। ये आर्मिड पर्सन के लिए जिसका रैंक मेजर से ऊपर होगा और जिसकी तालीम MBA या MPA होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर होगी और उसकी उम्र 30 से लेकर 45 साल तक हो, तो फिर वो बंदे सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो सीटें आई हुई है 9 नंबर पे वो असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की आई हुई है। अब असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन वो भी BPS 17 की सीट्स हैं। ये भी 1 सीट है सिर्फ, लेकिन ये घबराना नहीं है। 1 सीट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपका लक अच्छा तो आप भर्ती हो सकती हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स हैं 17 स्केल की हैं। असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन मैं आपको बता रहा था
फ्रस्ट्रेशन के लिए माजरत। दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की सीट्स हैं 17 स्केल की है, 1 सीट है। इसके लिए बंदे ने MCS किया हुआ या MSIT किया हुआ, 24 से लेकर 32 साल तक उसकी उम्र हो तो फिर वो बंदा अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो सीटें आई हैं वो सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफिसर की आई हुई हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफिसर वो भी BPS 17 की सीट है, उसमें भी सिर्फ 1 सीट है और उसके अंदर बंदे की तालीम में MBA या फिर MPA मांगी हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हो और 24 से लेकर 32 साल तक उसकी उम्र हो तो वो सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन BPS 17 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर पे फोटोग्राफर की सीट्स आई, जिसको कैमरामैन कहते हैं। बड़ी मजे की सीट्स है क्योंकि BPS 14 है, 14वें स्केल की सीट है। ये एक सीट है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होंगे, ग्रेजुएशन तो तकरीबन लोगों की होगी, तो ये कभी ना घबराएं कि हम होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके स्किल तो ये चीज़ अच्छी है तो आप भर्ती हो सकते हैं। तो फोटोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, साथ में फोटोग्राफर का डिप्लोमा हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ 20 से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र है। नेक्स्ट जो सीट आई हुई है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर JCO की आ रही है। JCO जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर वो 12वें स्केल की सीट्स हैं। इसके अंदर कुल 3 सीटें हैं और बंदे की तालीम सिर्फ इंटर से लेकर MS ऑफिस इंटर के साथ किया उसने, यानी FA FSC ICS कुछ भी, या तो सिर्फ ICS हो तो काफ़ी है। और अगर ICS नहीं है तो ऐसी हाल में अगर FA भी है तो उसके पास MS ऑफिस का डिप्लोमा हो तो भी वो चल जाएगा। और उसके साथ साथ 20 से लेकर 30 साल तक की उसकी एज हो तो वो बंदा JCO जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो 11वें नंबर पे है वो ड्राइवर की सीट आई हुई है LTV की, उसकी वो BPS 5 की सीट है, 5वें स्केल की। इसके लिए जो कुल सीटें 10 है और 10 सीटें बहुत होती है बंदे को भर्ती कराने के लिए। वो थोड़ा सा अच्छा ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल रिटर्न दे दे तो वो भर्ती हो सकता है। इसके अंदर बंदे ने मैट्रिक सिर्फ किया हुआ और मैट्रिक के साथ उसका LTV लाइसेंस बना हुआ तो वो बंदा LTV सीट्स के लिए यानी ड्राइवर के लिए वो बंदा, रेस्क्यू ड्राइवर के लिए वो बंदा अप्लाई कर सकते हैं और उसकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के दरमियान में। तो ये कुल 11 सीटें आई हुई हैं, सॉरी 11 तरह की सीटें आई हुई हैं ये मुख्तलिफ। उसके वो मैंने कितनी सीट्स आई वो मैंने आपको बता दिया। अब जो अहम बात जो आप मेरी जानना चाह रहे होंगे वो ये है कि अप्लाई करने के मैंने ये तो बता दिया कि CTS या PSD के लिंक पे जाएं और ऑनलाइन अप्लाई करें और CTS को फॉर्म सेंड कर दो। उसके बाद मसला आपने करना क्या, मैं बताने लगूँ आप लोगों को अप्लाई का क्राइटेरिया। अब अप्लाई का क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप इस क्वालिफिकेशन में से किसी भी सीट के लिए एलिजिबल है, पूरे उतरते हैं, तो आप गूगल पे जाके सिर्फ लिखें CTS लिखने के बाद CTS यानी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस आ जाएगा। उसको ओपन करें, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन डायरेक्ट निकल आएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन में चले जाए और वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते, वहां पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दें। उसके बाद आपके जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट हैं वो आप कोरियर करवा दें CTS के एड्रेस पे ही। CTS का एड्रेस नीचे कोरियर वाला खुद ही निकल आता है वहां से। ये तो हो गया आपका अप्लाई करने का तरीकाकार और साथ में कौन सी सीट्स आई हैं उसके लिए। लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं कि बातें हैं वो मैं अब बताने लगा हूं और ये आखिरी वीडियो देखना ही अहम था जो आपको टेक्निकली कुछ चीज़ें और आपकी हेल्प करेंगे आज की वीडियो में। एक तो ये कि कितने प्रोसीजर से निकलने के बाद बंदा रेस्क्यू में भर्ती होता है। इसके लिए कुल जो प्रोसीजर है, कुल 5 प्रोसीजर को बंदे ने फॉलो करना होता है, तब जाके वो बंदा सिलेक्ट होता है। जिसके अंदर सबसे पहले उसका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट उसके उस क्वालिफिकेशन के लिहाज से होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस मांगा हुआ तो कंप्यूटर के बारे में उसको कमांड शमांड पूछ लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कमांड है, कंट्रोल पी, इस तरीके से। ड्राइवर है तो ड्राइवर की कोई सिग्नल वगैरह पूछ लेंगे इस तरीके से। कुछ और तालीम के लिहाज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस किताबों से पूछ लेंगे। ठीक हो, तो रिटन क्वालिफाई करना है। रिटन के साथ ही वो एक और टेस्ट दे देते हैं, साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट। अच्छा, इत्तेफाक से जो आप जिस बंदे की आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये खुद एक साइकोलॉजिस्ट का चैनल है, डॉक्टर बिलाल अहमद राना, ठीक है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास करने की जो टेक्निक है, वो पास करने की टेक्निक आप इसी चैनल से उठा सकते हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखें साइकोलॉजिकल टेस्ट या हाउ टू पास साइकोमेट्रिक टेस्ट बाय डॉक्टर बिलाल अहमद राना हैंडसम माइंड, या इतना भी लिखते डॉक्टर बिलाल अहमद राना साइकोलॉजिकल टेस्ट लिख दे तो वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की पास करने की टेक्निक आपको बता देगा। क्योंकि 3 से 4 मैंने अच्छी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। इसके साथ साथ कोई अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जिसके अंदर आप जब साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर देते हैं, साइकोलॉजिकल, उसके हवाले से मैं कोई एक और फ्रेश वीडियो बना के मैं आपको कोशिश करूँ कि अपलोड कर दूँ,
जब आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के सवालात के आपने आज तक क्या खोया क्या पाया वो इसी में मौजूद होते हैं जो कि आपका रिटन टेस्ट है। ये टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद जिसका रिटन क्वालिफाई हो जाता है और जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है उसका आता है रिजल्ट। जो बंदा उसके अंदर पास हो जाता है फिर उसको नेक्स्ट थर्ड स्टेज में दाखिल हो जाता है जिसको हम फिजिकल स्टेज कहते हैं। फिजिकल के अंदर आप लोगों की जो चेक होती है, आपकी रनिंग कितनी है, मसला आपने 10 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ के दिखाना है, आपकी बीएमआई हो गई, बॉडी मास इंडेक्स, वो बीएमआई निकालने का मैं आपको बड़ा आसान तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि बीएमआई निकालने के लिए आप कैलकुलेटर पे गूगल पे जाकर लिखें बीएमआई कैलकुलेटर, वो बीएमआई कैलकुलेटर नीचे ऑप्शन दे देगा। फिर उसके बाद आप अपने सेंटीमीटर्स लिखने होते हैं, आपने 3 चीज़ें लिखनी होती है, अपनी एज, अपनी सेंटीमीटर, अपना वेट। तो आप जो आपकी जो हाइट आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में गूगल पे कन्वर्ट कर लें। मतलब 5 फुट 6 इंच मेरी बिलफर्ज अगर हाइट है तो मैं 5.6 फीट इन सेंटीमीटर लिखता हूँ तो मेरी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी 177.37 जितनी भी आएगी। तो उसी को मैं फिगर को कॉपी करके दोबारा से बीएमआई कैलकुलेटर लिख के और वहाँ पे जाके अपना जो मेरी हाइट है, हाइट के खाने में मैं सेंटीमीटर वाली पैमाइश लिख दूंगा, अपना ओरिजिनल वेट लिख दूंगा, ठीक हो गया, और अपना कद लिख दूंगा, और अपना हाइट, वेट और जो तीसरी चीज़ मैंने अभी वीडियो के अंदर बताई मेरे माइंड से फिर स्किप हो गई। तो ये 3 चीज़ें जो है ना कि उसका आपके बीएमआई के अंदर मांगी जाती है, वो आप तीनों चीज़ें लिख दें। आप ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो नीचे आपकी बीएमआई आ जाएगी। तो बीएमआई अगर आपकी 30 से कम है तो फिर आप इजीली एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको बीएमआई निकालना है तो जिस बंदे को मोबाइल चलाने का शौक ज़्यादा होता है उन सबको इजीली समझ आ जाती है, तो आप उस बंदे से अपने बीएमआई कैलकुलेट करवा लें। जब आपने स्किल टेस्ट में आपकी रनिंग है, आपकी ये चीज़ें हैं, आपकी रनिंग के साथ साथ आपका आंखों का विजन वगैरह ये चीज़ें हो गई, आपका चेस्ट उन्होंने देखना है 33 इंच हो वगैरह वगैरह, और आपकी हाइट देखनी है 5 फुट 6 इंच हो तकरीबन, औसतन ये मांगते हैं अमूमी तौर पे, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें पास कर लेते हैं फिर स्किल टेस्ट है आपका। स्किल टेस्ट मसले एक ड्राइवर के लिए भर्ती हो रहा है तो वो उसको गाड़ी वगैरह के ऊपर एक ट्रायल देंगे। इसी तरह से कोई बंदा जेसीयू के लिए भर्ती हो रहा है तो उसको कंप्यूटर के 2-4 कमांड शमांडी उसको अपना परफॉर्म करके दिखानी होगी। कुछ और सीट के लिए हो रहा है, वो डिपेंड करता है स्किल्स अपना जो जॉब के लिए अप्लाई करे उसकी स्किल टेस्ट के लिए। आज जब आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप फाइनल इंटरव्यू के प्रोसीजर में चले जाते हैं। आपका इंटरव्यू ठोकर नियाज बेग हेड ऑफिस हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 122 हेड ऑफिस ठोकर नियाज बेग लाहौर, वहाँ पे होता है आपका अकेडमी के अंदर। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाते हैं, ओरिजिनल एनआईसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई आपकी अचीवमेंट्स होती है वो साथ में लेके जाते हैं, ठीक हो गया। और इससे साथ साथ आप वो सारे इंटरव्यू के अंदर लेके पहुँच जाते हैं। तो इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है और आपको कॉल आ जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपकी लग जाती है जो सीटीएस वाले के साइट पे भी लग जाएगी, पीईएसडी पंजाब सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 122 तो वहाँ पर भी लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको बाकायदा कॉल भी आ जाती है कि जी आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप सुबह आके अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए तशरीफ ले आएँ, और उसके लिए आप आते हुए अपने इतने बोरे बिस्तर से अपना साथ में रख लें तो आपकी ट्रेनिंग होगी। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, फर्दर डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपके 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप लोग अपने डिपार्टमेंट अपने मुतालिका इजला के अंदर आ जाते हैं, अपने मुतालिका जगह पे आ जाते हैं। ये जो आज की वीडियो मैंने बनाई है तो बनाई उन लोगों के लिए जो हेड ऑफिस के लिए, तो आप अंडरस्टूड सी बात है कि आप भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद आप वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन खत्म करने की मैंने कुछ सारी की सारी बातें क्लियर कर दी। एक जो बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ वो ये है कि रेस्क्यू 122 इस टाइम पर मोरल के लिहाज से और इमेज के लिहाज से पाकिस्तान का द बेस्ट इदारा है। रेस्क्यू 1122 की जो सैलरीज हैं मौजूदा टाइम के अंदर द बेस्ट सैलरीज है। अगर आपको कोई डिग्रेड करता है इस हवाले से कि रेस्क्यू की ये नहीं है वो नहीं है तो आप उनकी बात मत आएँ। इस टाइम में लोग तरसते हैं रेस्क्यू 122 की जॉब के लिए, इससे ज़्यादा इज्जत वाला महकमा है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम में जितनी बेल्ट फोर्सेज है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी को इंडिकेट नहीं करना चाह रहा, तो इस टाइम में जो द बेस्ट डिपार्टमेंट है मोरल इज्जत और रिस्पेक्ट के लिहाज से तो वो रेस्क्यू 112 है। कि आप सिर्फ रेस्क्यू की यूनिफॉर्म में जाके भी कहीं पे कदम रख दे तो आपका काम फौरन होता है और आपकी बात सबसे पहले सुन ली जाती है। बहुत सारी इस तरह से आपको इज्जत और आपका मोरल बुलंद होता है। इसलिए डिसहार्ट ना हो, बल्कि आज ही आप अप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने बताया इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जून 2024 है और अप्लाई करने से अब 6-7 दिन रहते हैं। तो अगर फिर भी कोई रहता है अप्लाई करने के अंदर, मैं माजरत भी चाहूँगा अपने ऑडियंस से कि मैं थोड़ी सी लेट वीडियो बना सका अपने कुछ मसरूफियात की वजह से।
तो साथ ये है कि जैसे ये वीडियो जो लोग सुनते हैं तो अपनी लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दें। 20 तारीख को हर तरह के बैंक अपना सरकारी छुट्टियां खत्म हो के 21 तारीख को ही आप लोग अप्लाई करके आप बैंक में चलान हर चीज़ जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें। इसके साथ साथ एक और अहम बात वो ये है कि जो रेस्क्यू के मुलाजमीन हैं उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अलबत्ता बाकी एज के लिहाज से मैंने आपको लोगों को बता दिया, तो आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर दें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बाकी कन्फ्यूजन आपकी दूर भी हो गई होगी। और मज़ीद ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में बंदा बार दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, फेल भी हो जाता है बार दफ़ा, एक इंसान वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो उसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल से अगर मुंसलिक रहेंगे तो ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मैंने बताई हुई हैं कि जिसके अंदर आप लोगों ने 3-4 बातों का दिमाग में रखते हुए आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं। मतलब आपने पॉजिटिव होना होता है और आपने ओरिजिनल बनना होता है। 2 ही अहम बातें, एक आप थोड़ा पॉजिटिव और दूसरा आप ओरिजिनल बने। पॉजिटिव होने से मुराद ये है कि आपको नेगेटिव बात की जा रही है तो फिर आप उसके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड ही ले, चाहे आप कैसे भी हैं। और थोड़ा सा ओरिजिनल बनने से मुराद ये होता है कि आप ना हकीकत के ज़्यादा खिलाफ जाके बात न करें। मसलन अगर एक सवाल आ जाता है साइकोमेट्रिक के अंदर कि जी मैंने आज तक कभी नमाज मिस नहीं, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला तारीख में। भाई इंसान है, झूठ उसकी फितरत में कभी ना कभी बोल लिया होगा। तो ऐसी जगह पे आप अपना यस का ऑप्शन क्लिक ना करें, नो का करें, बल्कि आप न्यूट्रल रह जाएं या सिर्फ हाँ का कर दें, सिर्फ नो का कर दें। क्योंकि भाई इंसानी फितरत कहीं ना कहीं बंदा झूठ बोल देते हैं मिसाल के तौर पर। या सवाल ऐसे रहता है मैंने आज तक कभी अल्लाह की कसम नहीं खाई किसी के सामने, तो आप पॉजिटिव बन के कहते हैं जी हाँ बिल्कुल नहीं खाई। तो भाई ऐसी गलत बात है, हम आदतन भी कोई ना कोई कसम उठा बैठते हैं। तो इसलिए आप यस का अपना इसको ऊपर ना आप इसको हामी और हतमी ना समझे, बल्कि आप हकीकत भी थोड़ा सा उसको भी फॉलो करें एक मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया। तो इन 2 बातों को ख्याल करते हो कि आप हकीकत पसंद रहें, दूसरा आप पॉजिटिव रहें, तो आप इजीली साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। जिनको ये 2 बातें मेरी समझ में आ गई हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अप्लाई तो करें, तो वही 2 बातों को ही माइंड में रख के साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई कर जाना। उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग हमारे चैनल से मुंसलिक रहें और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी बात क्या है कि आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग हमें याद रखिए अपनी दुआ के अंदर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी आपको ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, साइकोमेट्रिक्स और ऐसे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड के हवाले से चैनल चल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपकी लाइफ को अम्यूज़मेंट की तरफ लेके जाएंगी, आप इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।